हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। फिर हमने बताया था आपको कि हम हाइब्रिडेशन पे बात करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। मैं एक बार फिर से सूरज कुमार आप सभी का संध्या साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडेशन को। तो हाइब्रिडेशन के बारे में बात करेंगे तो कहते हैं कि जब, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, कहेंगे जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग यानी कि अतिव्यापन होता है तो एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है और इस घटना को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो ये हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमको कई टाइप्स के हाइब्रिडेशन पढ़ने हैं। जैसे हमको पढ़ना है sp हाइब्रिडेशन, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2। इस तरह से कई टाइप के आपको क्या करने हैं, हाइब्रिडेशन पढ़ने हैं। बेसिकली हम ये 6 टाइप्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये 6 टाइप्स में ऑलमोस्ट जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास दिए होते हैं गिवन मॉलिक्यूल का, हम यहाँ पर उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम हाइब्रिडेशन जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में तो कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। एक केवल कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट हाइब्रिडेशन शो करता है sp। कैसे करता है हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और दूसरा ये बात आपको ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हाइब्रिडेशन के फिनोमेनन को शो करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एमोनिया हम बात करेंगे, हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सबका जो शेप होता है अपना, वो शेप हम निकालेंगे। यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे शेप को। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स आपको हर हाल में माइंड में रखना है बाबू। एक आपने पढ़ा होगा VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। फिर आपने वहां पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने वहां पढ़ा होगा VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको भी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसका यूज आप बार बार करते हो। ठीक है, तो आइए हम इसको जरा देखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो हमने हाइब्रिडेशन को डिफाइन कर दिया, अब हाइब्रिडेशन निकालेंगे कैसे? अभी आपने जो लिखा sp, sp2, sp3, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात आपको क्या देखनी है कि सर एक बात आप ध्यान रखेंगे, कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड का फंक्शन होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का फंक्शन होता है। सिग्मा बॉन्ड का फंक्शन कहने का मतलब यह हुआ कि सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पर, सिग्मा बॉन्ड की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन दिखाते हैं। कैसे? तो अब यह ध्यान रखेंगे कि हम इधर जरा बात कर ले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और यहां हम बात कर ले हाइब्रिडेशन की। तो हम यहां से आपको समझा सकते हैं कि कैसे आप हाइब्रिडेशन को सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखना बाबू कि अगर सिग्मा बॉन्ड का नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp होगा। अगर ये 3 हो जाए तो ये sp2 होगा। अगर ये 4 हो जाए तो ये sp3 होगा। अगर ये 5 हो जाए तो sp3d होगा।
6 होगा तो इन जनरली हम कह देंगे sp3d2 होगा। तो इस तरह से या sp3 इसके बाद 7 होगा तो sp3d3, इस तरह से हम बात करेंगे। तो ये हम सिग्मा बॉन्ड के नंबर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन को दिखा सकते हैं। अब हम सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे कैसे, यानी कि और एक बात और यह भी ध्यान रख ले कि यह जो नंबर होता है ये क्या शो करता है, ये जो नंबर होते हैं ये शो करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को। किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये जो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या जो आप निकालते हो ये किसको शो करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को। मतलब कि अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वहां पे 2 होंगे। अगर 3 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे। 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6। तो इस तरह से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो हमारे पास 2 काम हो सकता है, या तो हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लें या फिर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लें। तो या तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर निकालेंगे या फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने में क्या करना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करना चाहिए। जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लें तो हम मीथेन की बात करते हैं, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पता होगा लगभग कि सर मीथेन का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। दैट मींस कैसा शेप होता है, और इस टेट्राहेड्रल शेप के बेसिस पे आप कह सकते हो सर कि यहां से हम कह सकते हैं कि यह 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। तो यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो तो इन जनरली हम कह देंगे कि यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हम हाइब्रिडेशन दिखा सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या जरूरी होगा, इसके लिए हमें जरूरी होगा कि हम सभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिख सकें। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, नहीं स्ट्रक्चर को लिख पाना, सभी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को माइंड में रख पाना, ये बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी होती है इसमें। तो इसके लिए एक तो मेरे पास तरीका है ये सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा तरीका है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक बात मैं फिर और कर देता हूं छोटी सी, फिर हम आगे भी बात करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे। आइए उस पर बात करें। तो जनरली जो आपके पास कंपाउंड होते हैं बाबू, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये हो गया, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, अगर हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर कि हाइड्रोकार्बन्स में 3 टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन होंगे। एक होता है एल्केन, एक क्या होगा, एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा क्या होता है बाबू, तीसरा होता है अल्काइन। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो एल्केन में आप देखेंगे कि एक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड होगा एक कार्बन के पास वो कितना होगा, 4 होगा। और इसलिए हम यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, हाइब्रिडेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3। अगर एल्कीन की बात करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और हाइब्रिडेशन होगा इसका sp2। और अगर हम एल्काइन की बात करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एल्केन का हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, sp3, एल्कीन का क्या होगा, sp2, और एल्काइन का क्या होगा, sp। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, एल्कीन का मतलब हो गया CnH2n+2। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, Cn, नहीं एल्केन का हो गया CnH2n+2, इसका हो गया CnH2n, और इसका कितना हो गया CnH2n-2। एग्जाम्पल्स पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे हम CH4 को भी हमने देखा, हम C2H6 को देख ले। अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर C2H6 में दिखा दीजिए, तो लोग देख लो C2H6।
ये शेप होगा उसका। तो आप देखिए यहाँ पर एक इस कार्बन के लिए हम बात करेंगे, एक पहला कार्बन के लिए तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, इसके लिए बात करेंगे सेकंड कार्बन के लिए तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ये भी sp3 होंगे और ये भी क्या होंगे, sp3 होंगे। तो ये आप ध्यान रखना कि जो भी एल्केन होगा, एल्केन उसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा sp3 होगा। क्या होगा, हमेशा sp3 होगा। ये आप ध्यान रखना। दूसरा मेरे पास एल्कीन है। एल्कीन का मतलब क्या होगा, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड। जैसे हम बात करें CH2 यानी C2H4 की बात कर लेते हैं, तो हम इसको देखते हैं तो इसका शेप ऐसा आता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3, यहाँ पे भी कितना हो गया 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा होता है, पाई होता है, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, दोनों के पास 3 3, तो यह भी क्या होगा sp2, यह भी क्या होगा sp2। तो ये आप ध्यान रखना कि एल्केन का हो गया sp3, एल्कीन का क्या हो गया sp2, और एल्काइन की बात कर लें, जैसे एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम एसिटिलीन ले लें, जिसको आप लोग इथाइन भी कहते हो। एसिटिलीन यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर होगा, एक H इधर, यह सिग्मा होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, पाई होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, तो 2 सिग्मा, 1 2 एक कार्बन के लिए, फिर 1 2 इस कार्बन के लिए, तो दोनों कार्बन क्या होंगे, यह भी sp, यह भी sp। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि एल्केन sp3, एल्कीन sp2 और एल्काइन sp। बट एक बात और, एक बात क्या, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर कि एल्कीन में तो सिंगल बॉन्ड वाले भी होंगे, तब क्या वो कार्बन भी क्या होंगे, sp2 होंगे। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम ये कह दें कि सर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस तरह से, मान लीजिए हमको यह एक कंपाउंड दे दिया गया। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें देखिए जरा ध्यान से, ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन की बात करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया है, एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये हो गया sp2। इसकी बात करेंगे तो एक सिग्मा, दूसरा तीसरा, यह भी क्या हो गया sp2, और ये क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है, ये भी आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है। बट यह जनरली बात है कि अगर कोई बेसिक एल्केन आपके पास है, बेसिक एल्कीन है आपके पास, बेसिक अल्काइन है, तो उसमें वो sp3 sp2 और sp वाला बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर एक मिक्स कंपाउंड आपको दे दिया गया जिसमें 2 से ज्यादा कार्बन आइटम है, तो वैसे कंडीशन में आपको बॉन्डिंग अरेंजमेंट पर भी माइंड रखना पड़ेगा कि कैसे इसका बॉन्ड अरेंजमेंट है। क्योंकि बॉन्ड आपको केवल यही माइंड रखना है कि जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जो क्या होगा डबल बॉन्ड, 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे वही दोनों क्या होंगे sp2 होंगे या फिर sp होंगे, जैसे हम बात करें इस कंपाउंड की। तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहां पर इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो यह हो गया sp3। इस कार्बन की बात करेंगे तो केवल यह सिग्मा 1 और 1 2, तो यह हो जाएगा sp, यह भी क्या हो जाएगा sp, और यह फिर क्या हो जाएगा आपका sp3। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, इस तरह से आप देख रहे हो कि बॉन्ड के अरेंजमेंट को भी आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है, और उस बेसिस से आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेसिस। दूसरा जो तरीका होता है, हम दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल करके काम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के बाद अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, 11th में अगर पढ़ा होगा उन्होंने, तो यह कितना होता है सर, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम प्लस एनायन माइनस केटायन। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे Ve क्या हो गया,
Ve क्या हो गया बाबू? Ve हो गया केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। Ma क्या हो गया? Ma हो गया वैसे परमाणु जिनकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी, इनकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो। इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ए क्या हो गया? ए हो गया आपका ऋणायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या, और सी क्या हो गया आपको? धनायनों की संख्या। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हम जरा इसको एक दो एग्जांपल के साथ बात करते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको CH4 का ही निकालना है इस बेसिस पे, CH4। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? यह हो जाएगा सर 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। मोनोवैलेंट आइटम, दैट मींस कि वैसे आइटम्स जिनके वैलेंसी कितने हो? जिनके वैलेंसी 1 हो। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो यह भी 4 है। केटायन नहीं है और एनायन भी नहीं है। तो यह कितना हो गया? यह हो गया 8/2 यानी कि 4, और यह 4 आया तो क्या होगा? sp3। तो ये भी एक तरीका है मेरे पास। जैसे और भी एग्जांपल हम बात करें, जैसे हम NH3 का कैलकुलेट करना चाहे तो NH3 का कितना होगा? सर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना? तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1/2। नाइट्रोजन का हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट आइटम कितना है? 3। केटायन 0, एनायन 0। कितना हो गया? फिर से देखिए 8/2 यानी कि 4। फिर से यह क्या होगा? sp3। और भी बात कर ले, जैसे हम CO2 पर बात कर रहे थे, तो CO2 का देखते निकाल करके, CO2 को, CO2 यहां पर भी हम बात करेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? 1/2। सेंट्रल आइटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का हो गया 4 प्लस मोनोवैलेंट आइटम है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका वैलेंसी 2 होता है, इसलिए मोनोवैलेंट आइटम कितना हो गया? 0। केटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं है। कितना हो गया यह? फिर से 4/2 यानी कि 2 आया, और 2 आया तो क्या हो गया? sp। वही हम बात कर ले और भी, जैसे हमको बाद में बात करना हो, SO2 का निकालना हो, मान लीजिए सल्फर है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर कितना होगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? सर 1/2 इंटू इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि मोनोवैलेंट आइटम यहाँ भी नहीं है। कितना हो गया? 6/2 यानी कि 3। कितना होगा? sp2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका था आपको। एक तो हमने बताया आपको सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे, और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सर हम सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, बार बार सेंट्रल एटम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे? तो इन जनरली जिसका नंबर एटम 1 होता है, जिसके 1 एटम्स होते हैं, वो आपके सेंट्रल एटम होते हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा तरीका और आपको बता देते हैं, तीसरा तरीका, जिससे आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब ध्यान रखना ये कि एक जो दूसरा तरीका होता है, सेकेंड मेथड, आप इसको ध्यान रखना, बहुत शॉर्टेस्ट मेथड है यह कैलकुलेट करने का। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है बाबू, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो होता है, ये कितना होता है? ये होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8।
और यहां पर दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक तो पहला ये, दूसरा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो कितना होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब सर ये कब लगाएंगे, जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा, ग्रेटर देन 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 से ज्यादा होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यहां पर कब लगाएंगे, जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 8 से कम हो या 8 के क्या हो, बराबर हो। तो 8 से कम या 8 से बराबर होगी तो ये फॉर्मूला लगा देना है, और 8 से ज्यादा है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला। बहुत ही आसान सा, सबसे आसान तरीका है ये। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख लो, केवल कोई सेंट्रल एटम नहीं पहचानना है, किसी प्रकार के आपको क्या करने हैं, मोनोवैलेंट एटम को नहीं पहचानना है। सिर्फ क्या करना है, तो जितने भी एटम्स वहां पे हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या तो 8 से डिवाइड कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो। 8 से कब करोगे, जब नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 से ज्यादा हो जाए। और 2 से कब डिवाइड करोगे, जब कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 8 से कम या 8 के बराबर हो जाए। तो ये दो फॉर्मूला। अब जैसे इस पर एग्जांपल देख लें, जैसे हम एग्जांपल में बात करें, जैसे भी हम देखें अभी जस्ट देखे थे NH3 की बात कर लेते थे। तो NH3 में अगर हम बात करें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 3, कितना हो गया 8। तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकालोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कितना आ जाएगा, देखो ना 8 अपॉन कितना 2, क्योंकि यह 8 के बराबर है, तो 8 अपॉन 2 यानी कि 4, और 4 आया तो क्या हो गया sp3। थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट क्या होता है, डिवाइडिंग का प्रोसेस, थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस है इसका डिवाइडिंग का। कैसे, जरा देखेंगे। देखेंगे डिवाइडिंग का प्रोसेस कैसे थोड़ा अलग है। जैसे हमको निकालना, मान लीजिए हम बात कर ले PCl3 का, तो PCl3 का अगर हमको निकालना होगा तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया सर फास्फोरस का 5 प्लस क्लोरीन का 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21, आगे कितना 26। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया PCl3 का 26। अगर हम डिवाइड करना तो 8 से करेंगे, तो अगर हमको निकालना हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो कितना आएगा, यह आएगा सर 26 अपॉन 8, यानी कि आ जाएगा यह 3 पॉइंट समथिंग, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो नंबर्स निकाल रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऑर्बिटल होंगे, ऐसा थोड़ी सकता है 3.4 ऑर्बिटल होंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये आपको यहां पर डिवाइड करने का रूल, या आपको आंसर 4 आने वाला है। कैसे आएगा, तो डिवाइडिंग का प्रोसेस ध्यान से देखना। यहां पर आपको करना 8 से डिवाइड करना है 26 को, तो ये 3 टाइम्स में लगाया हम 24, बच गया 2। तो ये जो शेष आया आपको, ये हमेशा क्या होगा, ये जो आपके पास जो भी बैलेंस आया है, ये बैलेंस हमेशा 8 से कम होगा। इसलिए क्या करना है, अगेन अब इसमें फिर से 2 से डिवाइड करना है, या 1 आया। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 4, और इसलिए यह क्या हो जाएगा sp3। तो ये डिवाइड करने का रूल भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे करके क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये आज हम लोगों ने क्या किया, हाइब्रिडेशन के बारे में जाना, हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात किए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे। ओके।